Hi, this is Chandan and you all are guys now watching Student Room. सर आज का जो टॉपिक है वो क्या है ना, इशू ऑफ शेयर्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देख चुके हैं कि सर शेयर्स क्या होता है, शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, बिल्डिंग इशू क्या होता है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एपीओ क्या होता है, सारे देख लिए हैं। सर आज हम देखने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या क्या है हम अभी देखने वाले हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट सर, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। पहले क्या था ना, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में क्या आता था, आईपीओ एपीओ। सेकंड, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ऑफरिंग शेयर्स, शेयर ऑफर कर रहा है किसको ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोले तो कौन है, कंपनी की पहले से आईपीओ खरीद के बना हुआ शेयर होल्डर, उसको बोला जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम दो तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं। कैसे ना, राइट इशू करके, बोनस इशू करके। अब सर देखते हैं कि सर राइट इशू क्या है। सर राइट इशू क्या है सर, राइट इशू ये है कि सर व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स, फंड्स मतलब म्हणजे कैपिटल। व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज, जब कंपनी फंड्स रेज करना चाहते हैं, इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको सर, भाई हम, मेरी एक्स वाई जेड कंपनी है, मेरी कंपनी में ऑलरेडी 20,000 शेयर होल्डर है, ठीक है। मुझे फिर से फंड चाहिए, मैं शेयर्स इशू करना चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहूँगा, पहले जो मेरी 20,000 शेयर होल्डर है, मैं चाहूँगा उनको शेयर इशू करूँ। मैं पहले, उनका हक है, क्योंकि वो मालिक है, पहले से ओनर है इस कंपनी का। वो चाहते हैं पहले उनको शेयर इशू किया जाए, उसके बाद अगर वो लोग अगर नहीं खरीदते हैं तो पब्लिक को इशू कर दिया जाएगा। समझे आपको, ये होता है राइट इशू। तो सर राइट इशू कैसे होता है ना, व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स, जब कंपनी वांट्स टू क्या ना, रेज फंड्स, इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग रेशियो, कॉल्ड राइट इशू। मतलब जो मेरी घर वाले है, घर वाले मीन्स शेयर होल्डर है एग्जिस्टिंग, उनको तो शेयर इशू होगा। उनको ये नहीं कि सर आपके पास यू ऑलरेडी होल्डिंग 5,000 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड कंपनी, आप ऑलरेडी 5,000 शेयर्स होल्ड कर रहे हो एक्स वाई जेड लिमिटेड की, आप फिर से आपकी मर्जी से आप 20,000 शेयर नहीं खरीद सकते सर। आपकी प्रोपोर्शनल्स बेसिस में, मैंने प्रोपोर्शनल्स, आप जो शेयर होल्डर है, आप जितना शेयर होल्ड करते हैं उसकी प्रोपोर्शन बेसिस में आपको शेयर इशू हो जाएगा। इसको बोलते हैं राइट इशू। समझे आपको सर, राइट इशू क्या है ना, व्हेन कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स, जब कंपनी फंड्स रेज करना चाहता है, इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। वो किसको शेयर होल्ड करता है, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पहले से ओनर है, उनका हक बनता है। सर आप बाहर वाले को क्यों इशू कर रहे हो, हम शेयर होल्डर है एक्स वाई जेड कंपनी का, हम खरीदना चाहते हैं आपकी शेयर्स फिर से, अब हमें इशू कर दो, क्यों बाहर बाहर वाले को क्यों कंपनी में इन्वॉल्व करना है। समझा, तो ये होता है राइट इशू। कौन से इशू होता है, कैसे ना, प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग रेशियो, प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग रेशियो में होता है, इसको बोलते हैं राइट इशू। सर हम प्रोविजन देख लेते हैं राइट इशू का, कि प्रोविजन मीन्स कौन से कंपनी राइट इशू कर सकते हैं, क्यों किया जाता है, सारे इसका प्रोविजन है। सर हम प्रोविजन देख लेते हैं एक बार। प्रोविजन क्या है ना, शेयर होल्डर आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सॉरी सर, शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट बिलो द मार्केट प्राइस। समझा, मतलब शेयर्स आर सोल्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू कर रहा हूँ, वो पहले से मेरी कंपनी की ओनर है, मालिक है, ठीक है। तो उनको मार्केट प्राइस से नीच प्राइस में राइट इशू कर दिया जाएगा। राइट बोले तो कंपनी की इक्विटी शेयर इशू कर दिया जाएगा, किसको ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। कौन से प्राइस में, बिलो द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से नीचे प्राइस में। समझा आपको, ओके। देन आता है सर सेकेंड प्रोविजन, क्या है ना, कंपनी शुड बी सेंड एंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट्स इशू। जब राइट इशू किया जाता है तब कंपनी क्या सेंड करता है, कंपनी सेंड एंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ ऑफर मतलब क्या है ना सर,
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, आप आओ खरीदो अपनी कंपनी की शेयर्स। हम पब्लिक को नहीं कर रहे इशू, आपको कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं आपको। कौन से प्राइस में? बिलो द मार्केट प्राइस में ये लेटर ऑफ ऑफर में लिखा जाता है और शेयर होल्डर को भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ ऑफर। समझा आपको? कंपनी शुड बी सेंड एंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट इशू। समझा आपको? सर लेटर ऑफ ऑफर मीन्स मतलब लेटर ऑफ ऑफर की कंटेंट क्या होना चाहिए, उसके अंदर एक्चुअली क्या लिखा रहता है लेटर ऑफ ऑफर के अंदर। देखते हैं क्या लिखा रहता है। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी ऑफर्ड। अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कितना शेयर्स ऑफर कर रहे हो, क्वांटिटी, वो लिखा रहता है लेटर ऑफ ऑफर में। फर्स्ट। सेकंड, पीरियड ऑफ ऑफर। ऑफर शुड बी वैलिड फॉर नॉट लेस देन 15 days बट एंड नॉट मोर देन 30 days। इसका मतलब अब जो शेयर्स इशू कर रहे हो ना, अब लेटर ऑफ ऑफर जो इशू कर रहे हो ना, वो लेटर ऑफ ऑफर कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 दिन से कम तो वो वैलिड नहीं रह सकता। 15 दिन से कम अगर हो गया तो वो वैलिड नहीं है, वो लेटर ऑफ ऑफर वैलिड नहीं है। 15 दिन से कम तो लेटर ऑफ ऑफर वैलिड नहीं रह सकता, और नॉट मोर देन 30 days, 30 दिन से ज़्यादा लेटर ऑफ ऑफर वैलिड नहीं रह सकता। सर क्या बोल दिया आपने? हमें तो कुछ समझा ही नहीं है सर। ओके, मैं समझाता है ना। अगर आप लेटर ऑफ ऑफर इशू करते हो, सोचो 1 नवंबर को, तो आपकी लेटर ऑफ ऑफर 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आपकी लेटर ऑफ ऑफर 15 दिन से कम एक्टिव नहीं रहना चाहिए। मतलब आपकी लेटर ऑफ ऑफर को 15 दिन तक के तो एक्टिव रहना ही है, और नॉट मोर देन 30 days, 30 दिन से ज़्यादा अगर हो गया, वो लेटर ऑफ ऑफर एक्सपायर्ड हो जाता है। समझा? मतलब आपकी लेटर ऑफ ऑफर अगर आप 1 नवंबर को इशू करते हो, तो आप 15 तारीख तक के तो वो वैलिड रहेगा ही। अब आपकी कंपनी डिसाइड करेगा, ठीक है, लेकिन 30 तारीख तक के उसकी लास्ट डेट रहेगा, क्योंकि 30 दिन तक के, 1 तारीख को इशू करोगे आप, तो 30 दिन तक के रहना ही चाहिए। 30 दिन के ऊपर अगर हो गया तो वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, लेकिन और मस्ट 15 दिन तो उसको वैलिड रहना ही है। समझा आपको? देन आता है सर राइट ऑफ रीनियंसेंस, नॉनसेंस। राइट ऑफ रिनाउंस। शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव देयर शेयर्स इन द फेवर ऑफ अदर्स। मतलब शेयर होल्डर के पास राइट है भाई, मैं शेयर होल्डर हूँ XYZ कंपनी का, मेरे पास राइट है, मैं अगर नहीं खरीदूंगा तो मैं किसी और के फेवर में वो शेयर्स रीनाउंस कर दूंगा। समझा आपको? राइट ऑफ रिनाउंस ये होता है। राइट इशू में ये रहता है, राइट रहता है शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर्स। समझा आपको? सर देन आता है सर लेटर ऑफ ऑफर। देन प्रोविजन क्या है ना, लेटर ऑफ ऑफर शुड बी सेंट बाय स्पीड पोस्ट। लेटर ऑफ ऑफर को कैसे सेंड कर सकते हैं, कब कैसे सेंड कर सकते हैं? स्पीड पोस्ट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब मेल करके भी भेज सकते हैं, ऑल्सो कुरियर के माध्यम से भी भेज सकते हैं। कुरियर बोले तो DTDC, वो जो फर्स्ट कुरियर होता है, फर्स्ट ट्रैक, उसमें भी आप भेज सकते हैं लेटर ऑफ ऑफर। आपकी मर्जी आप कैसे भेजोगे। समझा? देन आता है सर नेक्स्ट प्रोविजन, इफ शेयर्स डिडंट रिस्पॉन्स विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम, if shareholder didn't respond within the stipulated time, it should be assumed that shareholder can't interested about the issue। मतलब जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया गया है ना, वो 15 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो वाला टाइम के अंदर अगर शेयर होल्डर रिस्पॉन्स नहीं करता है कि वो शेयर खरीदना चाहता है, शेयर होल्डर नहीं खरीदना चाहता है, ऐसा कुछ भी लिख के अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो कंपनी ये मान लेगा कि शेयर होल्डर इंटरेस्टेड ही नहीं है शेयर खरीदने के लिए। समझा आपको? ये होता है प्रोविजन। देन आता है कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम 90% ऑफ द इशू। मैं राइट इशू कर रहा हूँ मेरी कंपनी का, उसमें से किसको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। उसमें से 90% शेयर्स मेरे बिक जाना चाहिए कंपनी से। समझा आपको? ये होता है प्रोविजन। तभी आप राइट इशू कर सकते हो। अगर 90% शेयर्स अब नहीं बिकता है आपकी कंपनी से, तो वो क्या होगा? इशू कैंसिल कर दिया जाएगा, नहीं होगा, आपको इशू ही नहीं होगा। और जो मतलब 90%
आपकी शेयर्स तो मस्ट क्या होना चाहिए, परचेस हो जाना चाहिए। कौन? मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ओके, अगर 85% आया सब्सक्रिप्शन, कैंसिल। और बाकी पैसा 85% आया, मतलब जो जो शेयर होल्डर पैसा दे के शेयर खरीदने के लिए अप्लाई किए थे उनको पैसा कैसे वापस देगा? उनको भी पैसा वापस दिया जाएगा। समझा आपको? तो प्रोविजन शायद आपको समझ गया। बोनस शेयर्स क्या है सर? बोनस इशू एक ऐसा टाइप का इशू है, इट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ये भी सर, बोनस शेयर्स भी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी इशू होता है। आपने बोले राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इशू होता है। अब बोल रहे बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही इशू होता है। सर दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस, बहुत बड़ी डिफरेंस है। राइट इशू में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाता है, अब आओ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपकी कंपनी है, अब आपकी कंपनी में फिर से शेयर इशू हो रहा है, आप आके खरीदो आपकी शेयर्स की, आपकी कंपनी की शेयर्स को। लेकिन बोनस में क्या होता है? बोनस में ये होता है सर, आप मालिक हो अपनी कंपनी का, आप खुद ही मालिक हो अपनी कंपनी की। अब आओ, अपनी कंपनी की प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम आपको शेयर के तौर पे फ्री में दे देंगे। समझा? ये होता है बोनस शेयर्स, बोनस इशू। बोनस इशू क्या है ना, इट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट ए फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू किया जाता है कैसे ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। कौन से प्रोपोर्शन में? शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में। जितना शेयर वो होल्ड करते हैं वैसे प्रोपोर्शन में फ्री में दे देते हैं, कंपनी दे देते हैं शेयर्स। इसको बोले जाते हैं बोनस शेयर्स। समझा आपको? सर देन आता है लेकिन सर बोनस शेयर कहाँ से इशू होता है? बोनस शेयर इशू होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एक्युमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड रिजर्व। और बोनस शेयर इशू कौन करता है, कौन से कंपनी करते हैं? सर छोटे मोटे, अभी वो वीडियोकॉन वाले डूब गए ना, वीडियोकॉन कंपनी वो डूब गया, वो बोनस इशू करेगा क्या उसके शेयर होल्डर को? नहीं करेगा ना। कैसे करेगा बोनस इशू? भाई वो डूब चुका है कंपनी, उसके पास उनका खुद का ही रिजर्व नहीं है, कंपनी चलाने के लिए उतना फाइनेंशियल कंडीशन हालत ठीक नहीं है उनकी, वो कंपनी कभी बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता। तो सर कौन सी कंपनी बोनस शेयर इशू करता है? जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है जो कंपनी, वो कंपनी बोनस इशू करते हैं। ओके, शायद आपको समझा है जो मैंने बोला। देन आता है प्रोविजन। सर प्रोविजन समझते हैं अभी। सर प्रोविजन क्या है ना, कंपनी शुड इशू बोनस शेयर। पहले तो बोनस कहाँ से इशू हो सकता है? कंपनी शुड इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। समझा? कंपनी कहाँ कहाँ से बोनस शेयर इशू कर सकता है? पहला फ्री रिजर्व से बोनस शेयर इशू हो सकता है। सेकेंड, दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या है सर? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, अब जिस टाइम शेयर होल्डर आईपीओ इशू किए थे, आईपीओ इशू करने के टाइम आईपीओ किए थे, एफपीओ किए थे, वहाँ से जब शेयर इशू करने के टाइम आपकी कंपनी का जो रेपुटेशन है वो गुडविल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपने बोला शेयर का प्राइस 10 रुपये है, कोई बात नहीं है, हम शेयर का प्राइस 12 रुपये में बेचेंगे। 2 रुपये में एक्स्ट्रा कहाँ का आया? आपकी गुडविल के लिए आपने बोला हमारी बहुत रेपुटेड कंपनी है सर, हम 2 रुपये एक्स्ट्रा में बेचेंगे, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो निकल जाओ, ऐसे बोल दिए। सोचो आप, ऐसे तो नहीं बोल सकते, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो उस टाइम 2 रुपये जो ऐड किया आपने, वो 2 रुपये एक शेयर में प्रीमियम बन गया। 2 रुपये को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बनते। 10 रुपये शेयर की प्राइस है, लेकिन 2 रुपये आप ले रहे हो क्योंकि ये प्रीमियम है कंपनी का, गुडविल के लिए, रेपुटेड कंपनी है आपकी। ये 2 रुपये किधर जाएगा? ये 2 रुपये के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये 2 रुपये का हिसाब रखते ये लोग, ये अकाउंट में वो जमा होते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। समझा आपको? उस अकाउंट से भी आप बोनस इशू कर सकते हैं, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी बोनस इशू कर सकते हैं। समझा? दिन आता है सर, कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या होता है? जैसे ये मेरी मोबाइल है,
ये मोबाइल जब मैंने ख़रीदा था ये 10,000 था। आज अगर ये मोबाइल मैं बेचने के लिए जाऊँगा मार्केट में, कितना मिलेगा मुझे? 10,000 मिलेगा क्या? नहीं, 2,000 मिलेगा। अब सर 2,000 मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ 2,000 मिलेगा, वो भी मोबाइल की कंडीशन देख के। लेकिन ये 2,000 मेरे को मिला कहाँ से? मैंने ये आंकड़ा कहाँ से लिया कि 2,000 मुझे मिलने वाला है? मोबाइल मेरा क्या है? एसेट्स है। इसको मैंने रीवैल्यूएशन किया कि मेरी मोबाइल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसलिए ठीक है चलो 2,000 में हम ले लेते हैं। कैलकुलेशन किए ना हमने अभी किए, तो इसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। एसेट की कैलकुलेशन करना, ये होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। उस अकाउंट से भी आप बोनस इशू नहीं कर सकते, समझा? बोनस इशू कहाँ से कर सकते हैं आप? सिर्फ फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से, समझा? देन आता है सर कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। सर आपकी कंपनी में 2,000 शेयर होल्डर ऑलरेडी है, आपने उनको डिविडेंड पे नहीं किए। शेयर्स के ऊपर जब शेयर खरीदते हैं सर, शेयर के ऊपर एक रिटर्न मिलता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किए और आप उनको बोल रहे हैं हम बोनस शेयर इशू करेंगे, तो शेयर होल्डर क्या सोचेंगे? साले तेरे पास, कंपनी के पास डिविडेंड पे करने के लिए पैसा नहीं है और तुम हमें बोल रहे हो बोनस शेयर्स इशू करोगे। ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड, समझा? देन आता है वंस द अनाउंसमेंट मेड फॉर द इशू ऑफ बोनस बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इट कैन नॉट बी विड्रॉन। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बार बोल दिया क्या ना बोनस शेयर्स इशू करेंगे, अनाउंसमेंट हो गया, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो सिंघम का डायलॉग, सॉरी आई डोंट नो डायलॉग छोड़ो। वंस द अनाउंसमेंट मेड फॉर द इशू ऑफ बोनस, एक बार अगर आपने बोल दिया बोनस शेयर इशू करोगे तो वो विड्रॉ नहीं कर सकते। जो मैंने एक बार बोल दी फिर आपने अपने बाप को भी नहीं सुनता, सर डायलॉग है ना, वो ऐसा ही है। ये याद रखना, ये बोनस शेयर्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है? वंस द अनाउंसमेंट मेड फॉर द इशू ऑफ बोनस बाय बोर्ड इट कैन नॉट बी विड्रॉन। ओके, देन आता है सर बोनस शेयर्स आर इशूड ओनली टू द फुल्ली पेड ऑफ शेयर। बोनस शेयर्स किसको इशू होता है? जो फुल्ली पेड शेयर्स है उनको बोनस इशू होता है। एक शेयर होल्डर है, उसने शेयर की प्राइस दिया था 10 रुपये, हमने जब इशू किए थे शेयर्स का प्राइस था 10 रुपये। वो कंजूस आदमी, कंजूस शेयर होल्डर 7 रुपये पे किए, 3 रुपये अभी तक पे नहीं किए, उसका शेयर अभी फॉरफिटेड भी नहीं हुआ, तो उसको बोनस इशू कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स नहीं है, पार्टली पेड शेयर्स है। बोनस वो शेयर्स के ऊपर इशू होगा जो ओनली फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स है, उसके ऊपर बोनस इशू होगा। ओके, देन आता है सर बोनस शेयर कैन नॉट रिनाउंस। अब बोनस को किसी और के नाम पर रिनाउंस नहीं कर सकते हो, रिनॉन्सेंस नहीं कर सकते हो, समझा? वही बोनस शेयर्स को आप किसी, आपको नहीं लेना है बोनस मत लो, कोई बात नहीं है, लेकिन आप किसी और के नाम पे बोनस शेयर्स बोनस नहीं कर सकते, समझा आपको? देन आता है सर देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर बोनस शेयर्स। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर के लिए कोई सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये फ्रीली इशू होता है आपको, शेयर होल्डर को। आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, हम फ्री में इशू कर रहे हैं, मतलब शेयर होल्डर के ऊपर दया दिखा रहे हैं हम, को लेना है तो ले, नहीं तो निकल जा, समझा? ऐसा रहता है बोनस शेयर्स। नहीं आता है ऑफरिंग शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। सर क्या है ना, ऑफरिंग शेयर्स टू किसको ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को। भाई एम्प्लॉय, आप शेयर होल्डर है, हम पैसा दे दिए ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉय है वो लोग तो दिन रात मर के, रात में दिन में काम करते रह रहे हैं ना कंपनी के लिए, तो उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। क्या आप लोग क्या समझते, क्या सोचते, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग इतना अपनी खून देके कंपनी को पाल रहे हैं, कंपनी भी उनको पाल रहे हैं, उनके लिए कंसिडरेशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन उनको भी कुछ मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से, तब जाके उनको मोटिवेशन और भी अच्छा होगा, वो और भी अच्छे तरीके से काम करेंगे कंपनी के लिए, समझा? तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए ये प्रोविजन बना गया कि सर
कंपनी रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स टू द एम्प्लॉयज। कंपनी बोल देते हैं एक काम करते हैं, हम पैसा चाहिए, एक काम करते हैं शेयर इशू करते हैं, हम पब्लिकली शेयर नहीं इशू करेंगे, हम अपने एम्प्लॉय को इशू कर देते हैं, वो भी खुश हम भी खुश। वो बोलेंगे हमें शेयर इशू कर रहे हैं मतलब कंपनी अच्छा है, हमें और भी अच्छे से काम करना पड़ेगा कंपनी के लिए, समझा? ऐसा रहता है। कितने टाइप का शेयर्स होता है? इशॉस होता है, इशॉप्स होता है, सर्स होता है, सूट इक्विटी शेयर्स होता है। इशॉस मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, समझा? इशॉप्स मीन्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एक एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, समझा? तो चलो चालू करते हैं। पहला आता है सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम किसको दिया जाता है? पहला परमानेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है, डायरेक्टर्स को दिया जाता है। अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैव अ राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स एट ए फ्यूचर डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, समझो, ओके? XYZ लिमिटेड का मैं डायरेक्टर, मुझे पता है कंपनी शेयर इशू करने वाला है, वो तो मुझे पता है, ठीक है? मुझे कंपनी का शेयर खरीदना है, लेकिन परचेस करना है, क्योंकि ये एम्प्लॉय स्टॉक परचेस सॉरी यार एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है ये, आई एम सो सॉरी। परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी हैव राइट टू परचेज द इक्विटी शेयर्स एट ए फ्यूचर डेट और एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस, समझा? मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर, अदर ऑफिसर के पास राइट है कि कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं हम, लेकिन कब? फ्यूचर में। आज बोले तो हम आज नहीं खरीद सकते, क्यों? क्योंकि हम कंपनी का इनसाइडर हैं, हमें सब कुछ पता रहता है कब कंपनी शेयर इशू करेगा, कब क्या करेगा, हमें सब कुछ पता रहता है। तो हम शेयर के साथ आज 200 में खरीद के कल मैं 300 में भी बेच सकता है, तो इसलिए फ्यूचर डेट में ये शेयर इशू करते हैं। आपको अगर 10 तारीख को खरीदना है शेयर्स, तो आपको बोलना पड़ेगा आज एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्री डिटरमाइंड प्राइस मीन्स पहले से आपकी प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा, मार्केट प्राइस में नहीं होता, ये होता है इशॉस, ओके? प्रोविजन क्या है सर इशॉस का? कंपनी ऑफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉयज आइदर डायरेक्टली और आइदर थ्रू द एम्प्लॉय ट्रस्ट। कंपनी ऑफर द शेयर्स टू द एम्प्लॉय आइदर डायरेक्टली, कंपनी ऑफर करते हैं एम्प्लॉय को शेयर्स देने के लिए डायरेक्टली, डायरेक्टली और आइदर थ्रू द एम्प्लॉय ट्रस्ट। डायरेक्टली भी बोल सकता है, जैसे मैं कोई कंपनी का XYZ का एम्प्लॉय हूँ, XYZ कंपनी मुझे डायरेक्टली ऑफर दे रहे हैं खरीद ले भाई, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो एम्प्लॉय ट्रस्ट के थ्रू भी बोल सकते हैं, समझा? देन आता है ऑफर आर शेयर्ड एट ए प्राइस लेसर देन मार्केट प्राइस। मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं अगर मेरी कंपनी का शेयर खरीदना है, मैं बाहर में जाके खरीदूँगा। मेरी कंपनी अगर मुझे शेयर इशू करते हैं 100 रुपये, बाहर में भी उसका प्राइस है 100 रुपये, तो मैं कंपनी से क्यों खरीदूँगा? बाहर में जाके खरीद लूँगा भाई, समझ रहे हो ना? एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो जो मार्केट प्राइस होगा आपकी शेयर्स की, जो मार्केट प्राइस है उससे लेस प्राइस में इशू होता है ये ऑप्शन, समझा? ऑफर आर शेयर्ड एट ए प्राइस लेसर देन मार्केट प्राइस। देन आता है सर देयर इज अ मिनिमम 1 year वेस्टिंग पीरियड। 1 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड भी रहता है इसका। सर देयर इज ए ऑल्सो लॉकिंग पीरियड हुई स्पेसिफाई द कंपनी। ओके सर, लॉकिंग पीरियड भी रहता है। आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के थ्रू ऑप्शन स्कीम के थ्रू आपने ऑप्शंस खरीद दिया, शेयर्स खरीद लिया, इक्विटी शेयर्स, ओके? आप जिस दिन खरीदे हो उसके नेक्स्ट डे शेयर को बेच नहीं सकते, एक लॉकिंग पीरियड रहता है। स्पेशली वो 3 years का भी रह सकता है, एक 1 year का भी रह सकता है। 1 साल बाद आप उसको बेच सकते हो, तो 3 साल बाद बेच सकते हो, समझा? ये होता है लॉकिंग पीरियड। देन रहता है शेयर इशूड अंडर द स्कीम does not enjoy dividend and also voting right till the employee buys the shares। शेयर इशूड अंडर द स्कीम, जो स्कीम के ऊपर शेयर इशू होता है वो
जब तक के ना आप खरीदो टिल दी एम्प्लॉयज बाइज द शेयर्स, तब तक के आप डिविडेंड भी नहीं एंजॉय कर सकते हो उस शेयर के ऊपर, और वोटिंग राइट भी नहीं है आपके पास कोई। क्योंकि क्यों, अगर वोटिंग राइट मिल जाए तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बुरा मान जाएगा। वो बोलेंगे हम पहले से शेयर खरीद के कंपनी को बनाया और ये लोग एम्प्लॉय काम करते हैं मेरी कंपनी में, ये ओनर बन जाएगा कंपनी का, जो मतलब काम करने वाला ओनर बन रहा है, और जो ओनर था पहले से उसको कुछ नहीं मिलेगा। सोच ऐसा हो, तो इसलिए ये शेयर होल्डर को जो एम्प्लॉय रहते हैं वो जब खरीदते हैं तो उनको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। आशा करता हूँ मैं समझ गया। देन कंपनी रिक्वायर्ड स्पेशल रिसोल्यूशन टू इशू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के थ्रू जो भी शेयर्स इशू किया जाता है वो इशू करने के लिए शेयर होल्डर से स्पेशल रिसोल्यूशन लगेगा। रिसोल्यूशन कितने टाइप का होता है, स्पेशल रिसोल्यूशन रहता है, ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन रहता है, लेकिन ये शेयर्स इशू करने के लिए स्पेशल रिसोल्यूशन चाहिए, समझा। देन आता है सर एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, और एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, समझा। एम्प्लॉय ये शेयर्स को कोई और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, और नॉर मॉर्गेज भी नहीं कर सकता, और प्लेज भी नहीं कर सकता। मॉर्गेज बोले तो प्लेज बोले तो प्लेज भी नहीं कर सकता और मॉर्गेज भी नहीं कर सकता। मतलब अब ये शेयर को किसी और के पास जाके गिरवी नहीं रख सकते, ये शेयर किसी और के नाम पे भी इशू नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन। आप ये शेयर को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते किसी और के नाम पे। आप कंपनी का एम्प्लॉय हो, आपके नाम पे इशू हो रहा है, आप ही है इसका ओनर, आपको जो करना है आप ही को करना है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसको गिरवी भी नहीं रह सकते, समझा। देन आता है सर कंपनी हैज़ टू कंप्लाई सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय एंड बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। कंपनी को अगर इशॉस इशू करना है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अगर इशॉस इशू करना है तो कंपनी को सेबी का रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा। सेबी का कौन सा रेगुलेशन, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन कंप्लाई करना पड़ेगा, समझा। ये आपकी मतलब ये जानकारी के लिए है बस, और कुछ नहीं है। देन आता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। सर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या है, वो तो था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये परचेज स्कीम क्या है सर। सर कंपनी इशू शेयर्स टू द एम्प्लॉय एट ए फ्यूचर डेट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस, ये परचेज स्कीम है। मतलब कंपनी इशू करता है शेयर्स किसको, एम्प्लॉय को इशू करता है शेयर्स, लेकिन एट ए डिस्काउंटेड प्राइस एट ए फ्यूचर डेट में एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। आप सोचो मैं कंपनी का, मैं XYZ लिमिटेड का कोई भी एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे पता है कि शेयर्स की वैल्यू आज 2 रुपये है, मुझे पता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो शेयर्स की वैल्यू 10 दिन बाद, आज शेयर की वैल्यू 2 रुपये है, 10 दिन बाद ये 12 रुपये होने वाले हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, आज मैं शेयर खरीद लेता, ठीक है, और 10 दिन बाद जब 12 रुपये होगा मैं शेयर बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पहले से इनसाइडर का इन्फॉर्मेशन पता है ना कि शेयर के साथ क्या हो सकता है, तो मैंने खरीद लिया। और 10 दिन बाद जब शेयर्स की वैल्यू 12 से ज़्यादा 16 रुपये हुआ तो मैंने बेच दिया। मैंने तो प्रॉफिट कर लिया भाई, मैंने तो प्रॉफिट कर लिया कंपनी की शेयर खरीद के, मुझे पहले से पता था। लेकिन जो बंदा उस दिन खरीदा 12 रुपये में खरीदा और हटक से शेयर की वैल्यू नीचे आ गया 7 रुपये में, उसका लॉस हो गया ना, वो तो रास्ते में आ जाएगा भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए ये सारी चीज़ देखने के लिए कौन रहता है ना, सेबी रहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं करना। इसलिए एक रेगुलेशन है, एक सेबी का एक रेगुलेशन इनसाइडर ट्रेडिंग करके, वो इनसाइडर ट्रेडिंग वही बोलते हैं, नहीं करने देता किसी को ऐसा, वो बहुत बाकी का है, आगे का है। अभी आप यही समझो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कंपनी इशू शेयर टू द एम्प्लॉय एट ए फ्यूचर डेट एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। कंपनी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर इशू किया जाता है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। इसका प्रोविजन देखते हैं सर। डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स आर प्रोवाइडेड टू दी डिफरेंट
type of employee. सर different number of shares are provided with different type of employees. Different type of employees को different number of shares इशू किया जाता है. मतलब मुझे 200 शेयर मिल सकता है, मेरा जो फ्रेंड है उसको 2 शेयर भी मिल सकता है. ठीक है, ये डिपेंड रहता है. देन आता है सर शेयर इशूड थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड. शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड मतलब लिस्टेड किधर होता है? शेयर्स जब इशू होता है लिस्टेड किधर होता है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है. जिस टाइम आपको शेयर्स मिलेगा, आप डिस्काउंटेड प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है किसके अंडर? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के अंडर, को लिस्टिंग होके ही मिलेगा. समझा? देन आता है सर एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम हैव मिनिमम ऑफ 1 year लॉक इन पीरियड एज इट्स नॉट द पार्ट ऑफ पब्लिक इशू. ये पब्लिक इशू की पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने बोला पहले ही 1 year लॉक इन पीरियड रहता है. आप कंपनी का शेयर खरीद लो, आप एम्प्लॉय हो, आपको एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम के हिसाब से आपको शेयर मिल रहा है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड रहेगा 1 year. मैंने बोला ना अभी, आपको पता है साला 10 दिन बाद शेयर का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो आज आपने 2 रुपये में खरीद लिया, जब 12 रुपये होगा बेच दोगे. ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. एक बार आपने खरीद लिया तो 1 साल तक के आप बेच नहीं सकते उस शेयर को. समझा? ये रहता है. देन आता है कंपनी हैज़ टू फुलफिल सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014. वही वाला सेबी का वो रेगुलेशन कंप्लाई होना चाहिए. और कंपनी हैज़ टू गेट स्पेशल रिजोल्यूशन फ्रॉम दी शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन मिलना चाहिए शेयर्स इशू करने के लिए. समझा? देन आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स. सर स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है सर? स्वीट इक्विटी शेयर्स, स्वीट मीन्स मीठा, इक्विटी शेयर्स. सर ये इक्विटी शेयर्स खाने में मीठा लगता है क्या? नहीं सर, ये स्वीट इक्विटी शेयर्स है. शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश. एट ए कंसिडरेशन अदर देन कैश. अदर देन कैश बोले तो जो कैश में नहीं होता इशू नहीं. शेयर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर और एम्प्लॉय एट ए डिस्काउंट और कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके. देन इसका भी लॉक इन पीरियड रहता है. अब इसका जो लॉक इन पीरियड रहता है ना सर, ये 3 years रहता है. आप 3 साल तक के शेयर को बेच नहीं सकते. समझे? ये स्वेट इक्विटी शेयर्स. देन आता है सर अप्रूवल. आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना है, कोई बात नहीं है, आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन ले लो. किससे? ना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन ले लो. उसके बाद आप बिंदास स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करो. समझा? देन आता है प्राइवेट प्लेसमेंट. सर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है सर? बहुत इंटरेस्टिंग है प्राइवेट प्लेसमेंट. चलो जानते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट व्हेन ए कंपनी इशू सिक्योरिटीज ओनली टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बट नॉट मोर देन 200. ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट के मतलब डायरेक्टर लोग सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऐसे खोपचे में ला के साला शेयर बेच देते. ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. व्हेन कंपनी इशू सिक्योरिटीज ओनली टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन. सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही शेयर इशू होता है बट नॉट मोर देन 200. लेकिन वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ये होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. समझा आपको? हम समझ जाएगा आपको, कोई बात नहीं है, ट्राई करते. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर आइडेंटिफाइड द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. मतलब आपका जो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है, कौन उसको डिसाइड कर कौन सिलेक्ट करेगा उसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वो आइडेंटिफाई करेगा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को. और सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बोले तो कौन कौन रह सकते हो? म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकता है. म्यूचुअल फंड तो आपको पता ही है क्या है, मतलब नहीं पता डिटेल्स में, लेकिन उतना तो पता है. अभी एडवर्टाइजमेंट चालू है ना म्यूचुअल फंड का. सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, सारे लोग दे रहे हैं भाई म्यूचुअल फंड्स का अभी एडवर्टाइजमेंट. तो आपको म्यूचुअल फंड्स नाम सुना है, पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अभी तक के नाम नहीं सुना. कोई बात नहीं. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उनका काम रहता है कि इन्वेस्ट करना किसमें? इक्विटी शेयर्स में. बाकी बहुत सारे रहते हैं ऑप्शंस, वो सारे लोग करते रहते हैं. इनको कौन सिलेक्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करके खोपचे में लाएंगे और शेयर इशू कर देंगे. ये बोलता है प्राइवेट प्लेसमेंट.
प्राइवेट प्लेसमेंट, इशू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर भी दे देते कब, एप्लीकेशन के साथ, अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ जब प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर इशू होता है उसके साथ साथ एप्लीकेशन ऑफर लेटर भी दे देते। किसको देते हैं ना, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को, समझा। देन शेयर ऑफर्ड शुड बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड। कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक और डिमांड ड्राफ्ट बट नॉट बाय द कैश। शेयर जो ऑफर्ड होता है वो शुड बी फुल्ली पेड और पार्टली पेड, समझा। फुल्ली पेड पार्टली पेड, फुल्ली पेड मतलब अभी बोला है ना भाई पूरा शेयर का पैसा दे दिया, पार्टली पेड मतलब आधा पैसा दिया। कंसिडरेशन शुड बी पेड बाय चेक। कंसिडरेशन कैसे आना चाहिए, एक तो चेक में आना चाहिए या तो डिमांड ड्राफ्ट में आना चाहिए, बट नॉट बाय कैश, कैश में नहीं आना चाहिए, समझा। कैश में नहीं आना चाहिए। प्राइवेट प्लेसमेंट का जो पैसा वो एक तो चेक में दे दो या तो डिमांड ड्राफ्ट कर दो। ऐसा कर तो मैं आपको समझ गया। देन आता है सर राइट टू रिनाउंस, राइट टू रीनॉन्सेंस। वही राइट टू रिनाउंसेंस, राइट टू रिनाउंसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू एप्लीकेशन, गेट ओनली बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट टू रिनाउंसिएशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। भाई आपके पास कोई राइट टू रिनाउंसिएशन नहीं है, आप आपकी शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तभी कर सकते हो अगर शेयर होल्डर आपको परमिशन देते, कैसे ना, स्पेशल रिजोल्यूशन प्रोवाइड करके, समझे। आपको राइट टू रिनाउंसिएशन इसमें नहीं रहता, लेकिन रहता है तब जब स्पेशल रिजोल्यूशन ये करके शेयर होल्डर करते हैं। देन प्राइवेट प्लेसमेंट, सर प्राइवेट प्लेसमेंट का कैसे होता है, दो तरीका होता है। तो राइट इशू, राइट इशू अभी हमने समझ गए कि राइट इशू क्या है, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है सर? सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है कि कंपनी इशूड शेयर्स सिक्योरिटीज टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है ना, कंपनी इशूड शेयर्स टू द इशूड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या आता है सर? सिक्योरिटीज बोलते हो डिबेंचर, डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, ये शेयर्स है, ये सारे इसको सिक्योरिटीज बोले जाते हैं। कंपनी इशू इट्स शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। कौन से बेसिस में ना? प्रेफरेंशियल बेसिस। ये होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। इसमें यूजुअली कंपनी इशू इट्स शेयर्स टू the employees, existing shareholder and director or promoter. Usually company issue its shares to the employees, existing shareholder, director और promoter। उनको ही होता है प्रेफरेंशियल बेसिस में, याद होता है, मतलब उनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर देते। देन आता है फुल्ली पेड अप शेयर्स होना चाहिए। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में फुल्ली पेड अप शेयर्स होना चाहिए सारे, और इन कैश, कैश में होना चाहिए। देन सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो शेयर्स इशू किया जाता है उसमें कोई वोटिंग राइट नहीं रहता, और शेयर अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू अप्रूव किया जाता है। कौन स्पेशल रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ना? शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। कहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन दिया जाता है? शेयर होल्डर मीटिंग में। अब बोर्ड मीटिंग में कैसे होगा? बोर्ड मीटिंग तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है, शेयर होल्डर थोड़ी रहते हैं वहाँ पे। बोर्ड मीटिंग में नहीं होता, शेयर होल्डर की मीटिंग में होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन होता है। देन सर आप आते हैं बाईबैक ऑफ शेयर्स। सर शेयर्स का बाईबैक, बाईबैक ऑफ शेयर्स क्या है? को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो मेरी पापा ने मुझे कार गिफ्ट किया था, ठीक है, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ा, मेरे पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था, तो मैंने वो कार बेच दिया। लेकिन कार मेरे को बहुत अच्छा लगता था क्योंकि मेरी पापा ने वो कार मुझे गिफ्ट किया मेरी बर्थडे में। वो कार को मैंने बेच दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत था, सर्वाइव करने के लिए पैसा नहीं था, तो मुझे कार को बेचना पड़ा। बेचने के बाद मैं बहुत रिच हो गया, बहुत अमीर आदमी बन गया। अब मेरे को याद आया तो मैंने वो कार बेच दिया था, मेरे पापा ने मुझे वो गिफ्ट दिया था। एक काम करते हैं ना, वो कार को मैं फिर जाके खरीद लेता हूँ। अभी मेरे पास पैसा ही पैसा, मैं अमीर बन गया ना, तो मैं जाके मार्केट से जिसको मैंने वो कार बेचा था 5 लाख में बेचा था, वो बोलते मैं तेरे को 7 लाख में बेचूंगा। मैंने उसको बोला एक काम कर, 7 लाख नहीं, मैं तेरे को 10 लाख दूंगा, तू मेरे को वो कार दे दे, लेकिन मुझे वो कार चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने वो मुझे गिफ्ट किया था, समझा? तो बाईबैक में क्या होता है, ये एग्जाम्पल क्यों दिया मैंने, आप समझते।
बाईबैक में क्या होता है, कंपनी जो शेयर्स इशू करते हैं, इशू करने के बाद शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी। वो बोलते हैं एक काम करो शेयर होल्डर लोग, अब आपके शेयर्स मार्केट पे मत बेचो, मार्केट मीन्स मार्केट प्राइस में मत बेचो, मार्केट में आके स्टॉक एक्सचेंज में आके हम हमारी शेयर्स की बाई बैक कर लेंगे, मतलब हमारी शेयर्स हम खुद ही खरीद लेंगे, आप टेंशन मत लो। मार्केट प्राइस अगर 700 रुपये है एक शेयर्स के पीछे, हम 900 रुपये देंगे, लेकिन हमारी शेयर्स हम खरीद लेंगे। समझा? ये होता है बाईबैक। बाईबैक में क्या होता है ना, कंपनी परचेस इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एट ए प्राइस हायर देन इट्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जितना है उससे भी ज़्यादा प्राइस में मैं खरीद लूँगा मेरी शेयर्स। ये होता है बाईबैक। और ये कौन सी कंपनी करते हैं? जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होता है, ये कंपनी करते हैं बाईबैक। और जो नहीं, रहने दो, अभी आगे का मत नहीं बोलूँगा, अभी बाद में। कंपनी बाईबैक कहाँ से करते हैं? कंपनी बाईबैक करते हैं कहाँ से? आपने देखे थे बोनस इशू कहाँ से करते हैं, अब बाईबैक देखते हैं। बाईबैक एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट ए प्रोपोर्शनल बेसिस। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एट ए प्रोपोर्शनल बेसिस मतलब सोचो मैं कंपनी का शेयर होल्डर है XYZ लिमिटेड का, मेरे पास 700 शेयर्स है, कंपनी बोलते बाईबैक करेंगे, लेकिन कंपनी बोला 700 शेयर हम इतना बाईबैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ 300 शेयर करेंगे। ऐसे रहते प्रोपोर्शनल बेसिस, 2:3 या तो 1:1 या तो 1:2 ऐसे एक बाईबैक कर देते, इसको प्रोपोर्शनल बेसिस बोलते हैं। कंपनी बाईबैक शेयर्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर से भी कर सकते हैं, तो ओपन मार्केट से भी अपनी शेयर खरीद लेते हैं, इसको भी बोलते हैं। या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से खरीद लेते हैं, इसको भी बोलते हैं बाईबैक, ऐसे भी होते हैं। ठीक है, बाईबैक आउट ऑफ किससे, बाईबैक किससे किया जाता है ना, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और प्रोसेस ऑफ एनी अदर शेयर्स को भी प्रोसीड करके बाईबैक किया जाता है। समझा? तो आशा करता हूँ जो मैंने इतना टाइम से बोला है आपको समझ गया। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे कल, उसमें सारे सब कुछ हैं, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। बाय 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 बाय।